हेलो दोस्तों, मेरा नाम आसिफ अनवर है और आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे और उसको अच्छे से व्याख्या करेंगे। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर वो राजस्थान हो जाएगा। कौन सा? राजस्थान हो जाएगा। वहीं राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है राजस्थान का क्षेत्रफल। और वहीं दूसरा पर देखेंगे तो सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल के हिसाब से? दूसरा पर एमपी हो जाएगा। तीसरा पर जो महाराष्ट्र हो जाएगा। तीसरा पर महाराष्ट्र, चौथा पर यूपी हो जाएगा और पांचवा पर गुजरात हो जाएगा। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा पर हो जाएगा, पहला पर जाएगा राजस्थान, दूसरा पर मध्य प्रदेश, तीसरा पर महाराष्ट्र, तीसरा पर यूपी और चौथा पर गुजरात हो जाएगा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से। वहीं सबसे छोटा राज्य देखेंगे तो सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से? तो गोवा हो जाएगा सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से। इसका जो है क्षेत्रफल कितना है? तो 3,702 किलोमीटर क्षेत्रफल है गोवा का। वहीं देखेंगे कि दूसरा सबसे छोटा राज्य कौन है भारत का? तो दूसरा सबसे छोटा राज्य हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य। तीसरा पर त्रिपुरा हो जाएगा, तीसरा पर त्रिपुरा हो जाएगा और चौथा पर नागालैंड हो जाएगा, चौथा पर नागालैंड हो जाएगा चौथा पर सबसे भारत का छोटा राज्य। वहीं देखेंगे जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का? तो सबसे छोटा राज्य हो जाएगा सिक्किम, सबसे छोटा राज्य हो जाएगा सिक्किम जनसंख्या के हिसाब से। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा जनसंख्या के हिसाब से? तो यूपी हो जाएगा। आगे देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। तो दूसरा नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की लंबाई है तो 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। और गंगा नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी कहाँ पर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है गंगा नदी। और गंगा नदी का है जो उद्गम वह कहाँ से होता है? देखिए गंगा नदी का उद्गम है जो उत्तराखंड में देवप्रयाग में है, जो उत्तराखंड में देवप्रयाग जगह है वहाँ पर है। देखिए अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी। देखिए अलकनंदा है, अलकनंदा है, अलकनंदा और भागीरथी नदी है जो दोनों आकर देवप्रयाग में मिल जाती है। अलकनंदा और भागीरथी जो नदी है वो दोनों आकर देवप्रयाग में मिल जाती है और देवप्रयाग में मिलने के बाद वहाँ से जो जल आगे बढ़ती है वही है जो गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। जो दोनों नदियों को मिलने के बाद वहाँ से जो जल आगे बढ़ती है वही गंगा नदी के नाम से निकलती है, गंगा नदी के नाम से निकलती है। और देखिए जो गंगा नदी है जो सबसे पहले मैदानी भाग में आप पहुंचती है, तो सबसे पहले मैदानी भाग में कहाँ आती है? तो गंगा नदी सबसे पहले मैदानी भाग हरिद्वार में आती है। हरिद्वार में सबसे पहले मैदानी भाग में आती है गंगा नदी। और गंगा नदी की देखिए, गंगा नदी के किनारे बहुत से महत्वपूर्ण शहर बचे हैं। जैसे एक दो शहर का नाम ले लेते हैं हम, जैसे कानपुर है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। दूसरा है पटना भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और तीसरा एक है हरिद्वार भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। आदि बहुत, जैसे प्रयागराज भी गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। आगे देखते हैं गंगा नदी की जो महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन कौन सी है गंगा नदी की? देखिए घाघरा गंगा नदी की सहायक नदी है। गंडक घाघरा ये सब गंगा नदी की सहायक नदी है। और कोसी भी गंगा नदी की सहायक नदी है। घाघरा, गंडक, कोसी ये सब है जो गंगा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। आगे देखते हैं जो गंगा नदी है यह यूपी में 28 जिले से होकर गुजरती है। जो गंगा नदी है यूपी में मतलब उत्तर प्रदेश में 28 जिले से होकर गुजरती है। और वहीं बिहार में गंगा नदी 12 जिले से होकर गुजरती है। बिहार में कितने? 12 जिले से होकर गंगा नदी गुजरती है। आगे देखते हैं जो गंगा नदी है वो बिहार के लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। जो गंगा नदी है वो बिहार को लगभग 2 भागों में बांटती है। पहला है जो उत्तरी बिहार और दूसरा है दक्षिणी बिहार 2 बराबर भागों में लगभग बांटती है गंगा नदी। और देखते हैं जो गंगा नदी बिहार में
बक्सर से प्रवेश करती है। कहाँ से? बक्सर से प्रवेश करती है और कटिहार से निकल जाती है। कटिहार से निकल जाती है गंगा नदी। आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है सतलुज नदी कहाँ का उद्गम स्थल कहाँ है? जो सतलुज नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो सतलुज नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा मानसरोवर झील। जो मानसरोवर झील है वहाँ से सतलुज नदी निकलता है। ये देखिए देखिए मानसरोवर झील है वो कहाँ से निकलता है? तो ये देखिए ये तिब्बत का पठार है। यहाँ पर तिब्बत का पठार है, यहीं के पास एक मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील है तिब्बत के पठार के पास। और मानसरोवर झील के पास एक रक्सताल जगह है। मानसरोवर के पास एक रक्सताल जगह है, वहाँ से है जो मानसरोवर झील सतलुज नदी निकलती है। रक्सताल के पास है जो सतलुज नदी निकलती है और नदी निकलने के बाद पश्चिम की ओर बढ़ती है। ये देखिए यहाँ से ये देखिए ये कश्मीर है, यहाँ से तिब्बत का पठार है, यहाँ से निकलने के बाद जो सतलुज नदी पश्चिम की ओर जाती है, पश्चिम की ओर बढ़ती है। पश्चिम की ओर है जो भारत में जो शिवकिला दर्रा के पास हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रा है, वहाँ से भारत में प्रवेश करती है और शिवकिला दर्रा होते होते वह पंजाब में चली जाती है। और पंजाब में जाने के बाद पंजाब से फिर पाकिस्तान में चली जाती है। जो सतलुज नदी है पंजाब से फिर पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान में चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। पाकिस्तान में सतलुज नदी है जो चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। आगे देखते हैं। आगे चौथा नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य चाय का बागान के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा बागान है जो चाय के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए यह है असम। असम राज्य है जो चाय बागान के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। असम का देखिए असम एक पूर्वोत्तर राज्य है। असम एक पूर्वोत्तर राज्य है, 7 सिस्टर का भाग है। और इसका जो नाम है असम वो अहोम राजा पर पड़ा। असम का राज किस पर पड़ा? तो अहोम राजा के नाम पर पड़ा। असम के एक अहोम राजा थे, उन्हीं के नाम पर असम पड़ा। असम देखिए असम एक ऐसा राज्य है चाय उत्पादन में कि भारत के आधा से अधिक चाय उत्पादन केवल असम ही करता है। भारत देश है उसका जो आधा से अधिक चाय उत्पादन केवल अकेला असम ही करता है। आगे देखते हैं असम। देखिए असम पूर्वोत्तर राज्य का एक ऐसा राज्य है जिसके बाकी 6 पूर्वोत्तर राज्य टच करते हैं। असम से बाकी 6 जो पूर्वोत्तर राज्य हैं मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और एक पश्चिम बंगाल। मतलब भारत के 8 राज्य हैं असम से टच करते हैं। भारत के 8 राज्य है जो असम से टच करते हैं। और असम है जो 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। कौन कौन? तो बांग्लादेश और भूटान। बांग्लादेश और भूटान 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है असम। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है बांग्लादेश और भूटान। असम है जो 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 5वां नंबर। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है भारत के उत्तर पूर्वी राज्य कितने हैं? जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य है वो कितने हैं? तो देखिए पहले 7 थे, 7 सिस्टर हम लोग जिसको कहते थे। तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य पहले 7 थे, लेकिन हाल ही में एक सिक्किम को जोड़ा गया है। हाल ही में सिक्किम को पूर्वोत्तर राज्य में जोड़ा गया है, इसलिए अब पूर्वोत्तर राज्य की संख्या 7 न होकर 8 हो जाएगी। भारत में उत्तर पूर्वी राज्य की संख्या 7 न होकर 8 हो जाएगी। तो देखिए 8 कौन कौन से हो जाएगी? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, असम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा और मणिपुर हो जाएगा। फिर उसके बाद मणिपुर के बाद हो जाएगा मिजोरम और त्रिपुरा के बाद एक और हो जाएगा जो लास्ट हाल ही में जुड़ा है। तो लास्ट हो जाएगा सिक्किम है जो लास्ट में 8वां राज्य जुड़ा है पूर्वोत्तर भारत में। आगे देखते हैं। अगला देखते हैं जैसे है चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील है जो उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील ऑप्शन बी, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़े खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है और चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। देखिए
जो उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील, यह समुद्र तट पर एक बड़ा लैगून झील है। समुद्र तट पर स्थित एक बड़ा लैगून झील है। लैगून मतलब तालाब या झील होता है। लैगून का अर्थ तालाब या झील होता है। और जो चिल्का झील है ये उड़ीसा में समुद्री तट पर स्थित है। और देखिए जो उड़ीसा है चिल्का झील है यह झींगा मछली के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। झींगा मछली के लिए जो चिल्का झील है काफ़ी है जो महत्वपूर्ण है या प्रसिद्ध है। चिल्का झील के लिए झींगा मछली के लिए चिल्का झील काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। आगे देखिए जो चिल्का झील है उसमें जो बहुत कई सारे द्वीप हैं। चिल्का झील के पास कई सारे द्वीप है। जैसे एक द्वीप का नाम है नालावन द्वीप। नालावन द्वीप है जो यह चिल्का झील में स्थित है। नालावन द्वीप है जो चिल्का झील में स्थित है। आगे देखते हैं। जो चिल्का झील है उड़ीसा के 3 जिला में फैला हुआ है। जो उड़ीसा में चिल्का झील है वह उड़ीसा के 3 जिला में फैला हुआ है। तो कौन कौन से जिला में फैला हुआ है? तो देखिए पहला के नाम है गंजम जिला में फैला हुआ है। दूसरा खुर्दा में जुड़ा हुआ है, खुर्दा में फैला हुआ है। और तीसरा जो पुरी में, ये 3 जिला में है जो चिल्का झील फैला हुआ है। आगे देखते हैं। आगे देखिए चिल्का झील है जो एशिया और भारत और एशिया का सबसे बड़ा खारा पानी का झील है चिल्का झील, और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खारा पानी का झील है चिल्का झील। आगे देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन है हिमालय में कौन सी प्रमुख नदी नहीं है? हिमालय में कौन सी प्रमुख नदी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी है जो हिमालय की प्रमुख नदी नहीं है। देखिए गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है यह महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से होता है। जो गोदावरी है वो देखिए गोदावरी है महाराष्ट्र के नासिक में एक त्र्यंबक पहाड़ी है। नासिक में त्र्यंबक पहाड़ी है, उसी के पास से निकलता है गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी है जो पूर्व की ओर बहती है मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरता है गोदावरी नदी। यह भारत के 3 राज्यों, देखिए जो गोदावरी नदी है यह भारत के 3 राज्यों में बहती है। 3 राज्यों में बहती है तो कौन कौन से? तो देखिए महाराष्ट्र में बहती है, दूसरा तेलंगाना में जाती है, फिर महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना होते होते आंध्र प्रदेश में चली जाती है, और आंध्र प्रदेश से फिर यह बंगाल की खाड़ी में चली जाती है गोदावरी नदी चली जाती है। देखिए यह आंध्र प्रदेश के जो मुहाना है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले, देखिए ये पूर्वी तट है। यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले है जो गोदावरी डेल्टा का निर्माण करती है। गोदावरी नदी है जो आंध्र प्रदेश में गिरने से पहले आंध्र प्रदेश राज्य में मुहाने पर गोदावरी डेल्टा का निर्माण करती है। और जो गोदावरी नदी की लंबाई है तो गोदावरी नदी की लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर लंबाई है गोदावरी नदी की। इसी सबसे लंबी होने के कारण, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण गोदावरी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? तो हो जाएगा गोदावरी नदी। लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर, और सबसे लंबी होने के कारण इसको दक्षिण का गंगा कहा जाता है। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उल्लर झील। उल्लर झील है जो भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। देखिए उल्लर है जो झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में उल्लर झील स्थित है। जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी में स्थित है। जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी में जो है उल्लर झील स्थित है। और उल्लर जो झील है जो झेलम नदी जम्मू कश्मीर में बसा हुआ है, वो झेलम नदी मार्ग में बनती है उल्लर झील। जो झेलम नदी मार्ग है इसी में उल्लर झील का निर्माण होता है, और यह कश्मीर घाटी में स्थित है। और ये जो जम्मू कश्मीर में बंडीपोरा जिला में है। देखिए बंडीपोरा जिला में स्थित है उल्लर झील, जम्मू कश्मीर में है। आगे देखते हैं 9 नंबर, कृष्ण नदी कहाँ गिरती है? कृष्णा नदी है वो कहाँ गिरती है? तो कृष्णा नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और देखिए कृष्णा नदी के उद्गम कहाँ से होता है, देखिए कृष्णा नदी का उद्गम है जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है कृष्णा नदी। महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है कृष्णा नदी और निकलने के बाद है जो और पूरब की ओर बहती है। जो कृष्णा नदी है वह पूरब की ओर बहती है, मतलब बंगाल की खाड़ी में जाती है। पूरब की ओर बहती है मतलब बंगाल की खाड़ी में जाकर कृष्णा नदी गिरती है। और देखिए जो भारत के लगभग जो देखिए ये दक्षिण भारत है, यह है बंगाल की खाड़ी और यह है अरब सागर, जिसको अरब सागर और यह है बंगाल की खाड़ी। देखिए जो भारत के 77% नदियां हैं वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है और 23% जो नदी है 23% नदी है जो वह अरब सागर में गिरती है। और देखिए एक ट्रिक है, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है उसका एक ट्रिक है। तो जो ट्रिक है देखिए कृष्ण गंगा बस गम के, यही ट्रिक है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले नदी को। तो कृष्ण से हो जाएगा कृष्ण नदी, गंगा से हो जाएगा गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र ब से हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, स से हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी, ग से हो जाएगा गोमती नदी, ग से हो जाएगा गोदावरी नदी हो जाएगा, म से महानदी हो जाएगा और क से कावेरी नदी हो जाएगा। गंगा नदी बस गम के, ये सब बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती है। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ये कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी की लंबाई कितना है, तो कृष्णा नदी की जो लंबाई है वह लगभग 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की लंबाई कितना है, तो कृष्णा नदी की लंबाई है 1400 किलोमीटर लंबाई है। यह भारत के 4 राज्यों में बहता है। जो कृष्णा नदी है भारत के 4 राज्य में बहता है। तो कौन कौन से, देखिए महाराष्ट्र से निकलता है, महाराष्ट्र निकलने के बाद कर्नाटक में प्रवेश करता है, कर्नाटक में प्रवेश करने के बाद तेलंगाना में प्रवेश करता है और तेलंगाना में प्रवेश करने के बाद यह आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में चला जाता है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी है। आगे देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। तो 10वां नंबर क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ स्थित है। तो देखिए जो नीलगिरी की पहाड़ियां है वो तीनों में, केरल में स्थित है, तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों में फैला हुआ है नीलगिरी की पहाड़ियां। जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वो पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट को आपस में जोड़ती है। देखिए ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है, ये दोनों को आपस में नीलगिरी की पहाड़ियां नीलगिरी क्षेत्र में जोड़ती है। जो नीलगिरी की पहाड़ियां है वो नीलगिरी क्षेत्र में तीनों के पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट को आपस में जोड़ती है। और नीलगिरी क्षेत्र में ही जो नीलगिरी पहाड़िया के सबसे उच्चतम चोटी है उसका नाम है डोडा बेटा। नीलगिरी पहाड़ी के सबसे उच्चतम चोटी का नाम क्या है, तो डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी का नाम है। इसकी ऊंचाई कितना है, तो 2637 मीटर है। 2637 मीटर है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा की ऊंचाई। यह पश्चिमी घाट की दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है। ये जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट की दूसरा सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। और देखिए जो ऊटी है, ऊटी एक पर्यटक स्थल है। ऊटी का आप लोग नाम सुने होंगे, ऊटी भी पश्चिमी घाट में ही स्थित है। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वतमाला किसके बीच स्थित है। सतपुड़ा पर्वतमाला किसके बीच स्थित है, तो सतपुड़ा पर्वतमाला है नर्मदा और ताप्ती के बीच स्थित है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच स्थित है। आगे देखते हैं। देखिए जो सतपुड़ा पर्वतमाला है, सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तर में नर्मदा उत्तर में है जो नर्मदा नदी है और दक्षिण में है ताप्ती नदी। दक्षिण में ताप्ती नदी है सतपुड़ा पर्वतमाला के। सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तर में कौन सी नदी है, तो नर्मदा नदी है और दक्षिण में ताप्ती नदी है। दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है।
ये जो दोनों नदी है वो ब्रह्मस घाटी में बहती है। जो दोनों नदी है नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों ब्रह्मस घाटी में भ्रंश घाटी में बहती है। देखिए भ्रंश घाटी क्या होता है, तो देखिए ये पर्वत है, ये दो पर्वत है, यहाँ पर एक छोटा पर्वत है और छोटा पर्वत को धंसने के बाद यहाँ से जो नदी निकलती है उसी को भ्रंश घाटी कहते हैं, उसी को भ्रंश घाटी कहते हैं। और नर्मदा और ताप्ती नदी दोनों है जो भ्रंश घाटी से ही होकर गुजरती है। आगे देखते हैं, सतपुड़ा पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा जा सकता है। सतपुड़ा पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है पश्चिमी में, देखो पश्चिम में है राजपीपला की पहाड़ियाँ, पश्चिम में है जो राजपीपला हो जाएगा, राजपीपला की पहाड़ियाँ। दूसरा हो जाएगा मध्य में महादेव की पहाड़ियाँ, मध्य में हो जाएगा महादेव की पहाड़ियाँ, मध्य हो जाएगा महादेव की पहाड़ियाँ। और तीसरा हो जाएगा मैकाल पर्वत, तीसरा हो जाएगा मैकाल की पहाड़ी हो जाएगा तीसरा। और देखिए जो सतपुड़ा पर्वतमाला का जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। जो धूपगढ़ स्थित है वह मध्य भाग में महादेव पहाड़िया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो महादेव पहाड़िया में स्थित है धूपगढ़, सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। आगे देखते हैं, आगे है पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है, तो पश्चिमी घाट का जो दूसरा नाम है सह्याद्री है। क्या है, सह्याद्री है पश्चिमी घाट का दूसरा नाम। सह्याद्री है जो, यह देखिए सह्याद्री की जो औसतन ऊंचाई है, पश्चिमी घाट की जो औसतन ऊंचाई है वो 1000 से लगभग 1300 मीटर है, 1000 से 1300 मीटर है जो सह्याद्री मतलब पश्चिमी घाट का औसतन ऊंचाई है। देखिए जो इसके उत्तर में ताप्ती नदी के बाएं जो सह्याद्री, देखिए पश्चिमी घाट है, ये कहाँ से प्रारंभ होती है पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट है जो उत्तर में ताप्ती नदी के बाएं से, ये ताप्ती नदी है इसके बाएं से प्रारंभ होकर दक्षिण में, जो बाएं से प्रारंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है पश्चिमी घाट, ऐसे यहाँ से फैला हुआ है पश्चिमी घाट। और जो पश्चिमी घाट की लंबाई है लगभग 1600 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट की लंबाई कितना है, लगभग 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट के देखिए कुछ महत्वपूर्ण दर्रा है, पश्चिमी घाट के महत्वपूर्ण दर्रा है, तो महत्वपूर्ण दर्रा कौन कौन सा है, थाल घाट, देखिए थाल घाट है, दूसरा भोर घाट है, थाल घाट भोर घाट, ये दोनों जो दर्रा है वो महाराष्ट्र में है, दोनों घाट जो दर्रा है वो महाराष्ट्र में है। और तीसरा है पाल घाट, तो पाल घाट है जो दर्रा वो केरल में है। थाल घाट भोर घाट दर्रा ये सब है जो महाराष्ट्र में है, और पाल घाट दर्रा केरल में स्थित है। पश्चिमी घाटी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुड़ी है। पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो अनाईमुड़ी है, अनाईमुड़ी है। इसकी ऊंचाई कितना है, तो 2695 मीटर है, सब 2695 मीटर ऊंचाई है पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा चोटी को। आगे देखते हैं, जो अनाईमुड़ी है, अनाईमुड़ी सबसे ऊंची पर्वत चोटी वह तीन पहाड़ियों का केंद्र है। जो अनाईमुड़ी है वह 3 पहाड़ियों का केंद्र है, 3 पहाड़ियों का केंद्र है। कौन कौन सा किसका केंद्र है, तो देखिए इसके उत्तर में अन्नामलाई है, इसके उत्तर में अन्नामलाई है, उत्तर में अन्नामलाई है। दक्षिण में इलायची पर्वत है, दक्षिण में इलायची पर्वत है, और पूरब में पालनी पर्वत है, अन्नामुड़ी की पूरब में पालवी पर्वत है। आगे देखते हैं 13 नंबर, अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है, अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है, तो यह राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला है वो राजस्थान में स्थित है। जो अरावली पर्वत है वो भारत की नहीं बल्कि पूरे दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो यह अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत देखिए भारत के गुजरात से शुरू होकर राजस्थान होते होते हरियाणा होते होते ये दिल्ली तक चल जाती है। गुजरात से शुरू होती है और होते होते दिल्ली तक चला जाता है। इसको जो ज़्यादातर भाग है वो राजस्थान में स्थित है अरावली पर्वत की। और अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, वो राजस्थान में स्थित है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, वो राजस्थान में स्थित है। और
और गुरु शिखर का जो लंबाई है वो है 1729 मीटर। ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है गुरु शिखर। और जो अरावली चोटी का जो औसतन ऊंचाई है वो 920 मीटर है। 920 मीटर है अरावली पर्वत का औसतन ऊंचाई। और अरावली श्रेणी का लंबाई कितना है तो लगभग 800 किलोमीटर है। कितना है? लगभग 800 किलोमीटर है। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो इसका नाम हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। देखिए माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। नेपाल में क्या कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को? तो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट को। और देखिए हिमालय पर्वत है, देखिए हिमालय पर्वत है जो भारत के उत्तर में पाए जाते हैं। भारत के उत्तर में स्थित है हिमालय पर्वत। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। और जो हिमालय पर्वत है मुख्य तौर पर पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है। जो हिमालय पर्वत है पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है और पूर्व की ओर फैला हुआ है। देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है और पूर्व में आंध्र प्रदेश से ये 7 सिस्टर होते हुए तो अंडमान निकोबार द्वीप के समूह चली जाती है। और देखिए जो भारत में है अरुणाचल प्रदेश से पूर्वोत्तर में स्थित जो चली जाती है, अरुणाचल प्रदेश से मुड़ जाती है। और इसका जो म्यांमार देश है, हिमालय पर्वत का म्यांमार में भी विस्तार मिलता है। और म्यांमार में हिमालय पर्वत को अरकान योमा कहा जाता है। अरकान योमा कहाँ कहा जाता है? तो म्यांमार में हिमालय पर्वत को कहा जाता है। आगे देखते हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो हिमालय पर्वत का विस्तार है वह लगभग 2400 किलोमीटर है। हिमालय का विस्तार पूर्व से पश्चिम कितना है? तो 2400 किलोमीटर है। आगे देखते हैं प्रादेशिक तौर पर सर सिडनी बुर्राड ने प्रादेशिक तौर पर जो सर सिडनी बुर्राड हैं, सर सिडनी बुर्राड ये 4 भागों में बांटे हैं। कितने? 4 भाग में बांटे हैं हिमालय पर्वत को। देखिए पहला है, देखिए 4 भागों में हम बता देते हैं। देखिए पहला है पंजाब हिमालय। ये पंजाब हिमालय है। तो पंजाब हिमालय है जो सिंधु से सतलज नदी, कहाँ से? सिंधु से सतलज नदी को पंजाब हिमालय कहते हैं। और इसकी लंबाई कितना है? 560। सिंधु से सतलज 560 है। दूसरा है कुमाऊं हिमालय। दूसरा कुमाऊं कहाँ से है? सतलज से काली को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। और कुमाऊं कितना है? 320 किलोमीटर। कुमाऊं हिमालय कितना लंबाई है? 320। और तीसरा पर है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की लंबाई कितना है? तो नेपाल हिमालय की लंबाई है 800 किलोमीटर। नेपाल हिमालय की लंबाई कितना है? 800 किलोमीटर। और ये काली नदी से तीस्ता नदी तक फैली हुई है। काली से तीस्ता नदी तक फैली हुई है नेपाल हिमालय। और लास्ट है हिमालय असम हिमालय। असम हिमालय जो तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है असम हिमालय। और यह इसकी लंबाई कितना है? तो 750 किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे देखते हैं हिमालय पर्वत है जो भारत के 11 राज्य में स्थित है। मतलब 11 राज्य में हिमालय पर्वत प्रवेश करती है। 11 राज्य में प्रवेश करती है और 2 केंद्र शासित प्रदेश में हिमालय पर्वत प्रवेश करती है। और जो देखिए 7 सिस्टर है पूर्वोत्तर राज्य, उस सभी के सभी जो 7 पूर्वोत्तर राज्य हैं उसमें 7 राज्य में हिमालय पर्वत प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर और आज का लास्ट प्रश्न है भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी है? भारत का कुल समुद्री सीमा कितने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर जो कुल समुद्री सीमा है। आगे देखते हैं भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्री सीमा बनाती है। भारत के जो 9 राज्य हैं वह समुद्री सीमा बनाती है 9 राज्य। और 19 राज्य हैं जो स्थल सीमा बनाती है, मतलब समुद्री सीमा नहीं बनाती। आगे देखते हैं ये दक्षिण भारत है। ये देखिए स्थल सीमा कितना है? तो स्थल सीमा है देखिए 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा है। और संपूर्ण जलीय सीमा पूछेगा, देखिए ऐसे अगर तटीय भारत पूछेगा तो तटीय भारत हो जाएगा 6100 किलोमीटर।
6100 किलोमीटर है तटीय भारत की लंबाई। और संपूर्ण तटीय भारत पूछेगा, मतलब द्वीप समूह को मिलाकर, तो वो हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। संपूर्ण पूछेगा तो 7516.6 किलोमीटर। और सिर्फ तटीय भारत को पूछेगा, परद्वीपीय भारत का, तो ये 6100 किलोमीटर हो जाएगा। अगर संपूर्ण पूछेगा मतलब कुल स्थल सीमा और जल सीमा, स्थल प्लस जल पूछेगा कितना है क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 22,716 किलोमीटर। 22,716 किलोमीटर हो जाएगा। और देखिए स्थल सीमा है जो भारत का सबसे ज़्यादा कौन देश के साथ लगता है, तो बांग्लादेश के साथ। स्थल सीमा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगता है, 4,096 किलोमीटर लगता है। 4,096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ लगता है सीमा। और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगता है। सबसे कम है जो सीमा अफगानिस्तान के साथ लगता है, वो कितना लगता है, तो 1,006 किलोमीटर भारत का सीमा लगता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।